मुझे याद है कि जब मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था, आपको पहली दफ़ा सुना था, उसके बाद आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ कप ऑफ टी विद यू, और हम लोग I-8 में बैठे हुए थे, और पता नहीं आपको याद है नहीं, लेकिन मैंने आपसे सबसे पहले सवाल किया था कि आर यू ए स्पिरिचुअल पर्सन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको जवाब आएगा, लेकिन आपने मतलब काउंटर क्वेश्चन किया था कि यार व्हाई डिड यू आस्क मी दैट क्वेश्चन। तो मैंने मेरा जवाब यही था कि यार मैं बैठा हुआ था, पहले भी लोग आए स्टेज पे आके सबने बातें की, लेकिन व्हेन यू केम टू द स्टेज I suddenly felt like everybody in that room was connected. Well, not only I was connected to you, but through you, I felt like I was connected to everybody. So that was for me, it was a very strange and very spiritual sort of experience. तो उसके बाद मुझे लगा कि यार इस बंदे में कुछ है, तो that's why I asked you that question. Yeah. But I want to bring up that question again. Are you a spiritual person? Right. So as far as spirituality is concerned, I think I'm not an expert to say that I'm a spiritual person, but as far as I understood spirituality, और मैं उस बात को उस पे आता हूँ जो आपने बात की ना, कि ऐसा फील हुआ कि मुझे एक कनेक्शन है, या रूम में सारों को वो कनेक्शन महसूस हुआ है. Yeah. तो to be very honest, there was a time when I wanted this to happen. And I saw it happening in the real time. I saw some people who used to come onto the stage, and they create that magic. Yeah. Everybody, forget about their phone, forget about any other distraction. They're there and listening to them. In that moment, right? In that moment, and you can see in their eyes कि वो आपके साथ wander भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं. I see. They're all there, 100% present. लेकिन मैं सोचता था कि ये कैसे अचीव किया जा सकता है. बट आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ पब्लिक इंटरेक्शंस ऑन डिफरेंट स्टेजेस, आई केम टू रियलाइज दिस इज़, एंड मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा कि दिस इज़ अ डिवाइन इंग्रेडिएंट. This is something. I read that article. Yeah, this is something that I cannot explain. You can only wish for that to happen. Yeah. But it happens miraculously. And probably you got to be able to deserve to wish for that. And मुझे लगता है कि आपका जो कैरेक्टर होता है ना, वो बहुत, या जो आपकी एक कैरिज्मा होता है, या जो आपसे जो एनर्जी निकल रही होती है, वो बहुत मैटर करती है कि वो किस तरह की है. बिकॉज लोग महसूस कर सकते हैं. अभी आपके साथ मैं बैठा हूँ तो मैं आपकी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ, और आप भी महसूस कर सकते हैं. whatever I am bringing into this room, you can if you try to, you can experience that energy. True. Because अगर हम वो क्वांटम फिजिक्स, जो आप मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं जिसके अंदर, अगर हम उसमें जाएं तो every matter is an energy, and we are constantly emitting some energy, and that can be felt. So इसी तरह से if I am constantly, my thoughts are basically the energies that I'm emitting into the universe. And if they are positive, they are uplifting, they are motivating, then obviously I'll create that around me, and people feel good in that energy. दूसरा साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, मिरर न्यूरॉन्स का. Yeah, mirroring. आप एम्पैथी इसी तरह फील करते हो कि यार इफ़ यू सी अ पर्सन सफरिंग, फॉर इंस्टेंस, किसी को दर्द में है, कोई दुख में, तकलीफ़ में, आप उसको देखते हो तो आपके ब्रेन के अंदर वो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि उसकी तकलीफ़ को मिरर करते हैं और आपको किसी हद तक महसूस कराते हैं कि यार वो बंदा क्या फ़ील कर रहा है. लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस, अब हम एग्जांपल्स हमेशा देते हैं एक्सट्रीम की, कि किसी को बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तब उसको देख के एक्सपीरियंस किया. लेकिन आई थिंक एक खामोश चुप करके बैठे हुए इंसान को भी अगर हम महसूस करना चाहें, तो वी हैव दैट मैकेनिज्म इनसाइड आवर ब्रेन्स, जो कि हमें मदद कर सकता है टू फील दैट पर्सन. सो यू वेरी राइट ऑन दैट. एक्सट्रीम में ये होता है ना, एक्सट्रीम में फिर वो जो एहसास होता है वो भी एक्सट्रीम होता है, तो हम उसको रिकग्नाइज कर पाते हैं, रजिस्टर कर पाते हैं. बिल्कुल. जैसे अब मैं अगर आपको कहूँ कि मैं अब बास्केटबॉल का बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री भी आई माइकल जॉर्डन के ऊपर, नेटफ्लिक्स के ऊपर. इट्स एन अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री, द लास्ट डांस, राइट? द लास्ट डांस, या इट्स अमेजिंग. एवरीबडी शुड वॉच इट. अब वो जब आप देखते हो ना, तो जब जॉर्डन जा रहा होता है ना और डंक करने लगता है, और जिस तरह छलांग मारता है और बकेट करने लगता है, यू कैन फील दैट एनर्जी विद इन यू. यू फील लाइक यू आर डूइंग दैट. इसी तरह रोनाल्डो को जब आप देखते हैं, मेसी को देखते हैं किस तरह से ड्रिबल करता हुआ जा रहा है, यू मिरर हिज न्यूरॉन्स एंड यू फील व्हाटएवर ही इज फीलिंग ऑन द फील्ड. यू फील द जॉय ना. मतलब आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं, मतलब मैं स्क्वॉश खेलता हूँ, उसमें एक रैली चल जाए ना 2 मिनट की, 3 मिनट की,
तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही होती है. लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ यू वॉचिंग स्कॉश और वो गेम छोटी नहीं है, एक पूरी लंबी सी रैली चल रही है, तो यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट एंजॉयिंग इट ना. तो या मतलब दैट्स व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. So, Numan, I was interested in knowing the very first experience. एक तो क्लासरूम हो गया ना, क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, आपको पता है कि यार मतलब थिंग्स कैन गो रॉन्ग, लेकिन क्या हो गया. लेकिन आप पहली दफ़ा एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे देयर आर पीपल दैट यू डोंट नो अबाउट, और वो आपके इंतज़ार में बैठे हैं. आई एम श्योर यू हैड दैट एक्सपीरियंस. और उधर आपको जाके ट्रेनिंग देनी है, स्पीच करनी है. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? Tell me about your very first experience. वेरी फर्स्ट वही था जब मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था ना एकेडीमिया. अब तो आई डोंट डू एकेडीमिया मच. माई टारगेट ऑडियंस इज मोस्टली कॉर्पोरेट, बट आई स्टार्टेड ऑफ विद एकेडीमिया. सो माई फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज with teachers. It was a government college. गुजर खान के अंदर सर्वर शहीद कॉलेज है. वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो मेरे ताया थे उस टाइम पे. Okay. So he got me that opportunity कि you come here and you deliver a session on communication skills. So that was my first experience. I was very worried. Even though उस टाइम तक अब मुझे भी समझ आना शुरू हो गई थी शायद मैं ये कर सकता हूँ ना. उस मैंने काफ़ी वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, एडल्ट लर्निंग थ्योरीज क्या होती हैं, एडल्ट सीखते किस तरह से हैं, या कौन सी गेम्स बीच में ऐड करनी है, एक्टिविटीज़ कौन सी ऐड करनी है. ट्रेनिंग इज़ अ होल गेम. सो रात को बट आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस, वेरी एंक्शस. मैंने कहा कि यार पता नहीं कोई इस तरह का सवाल आ गया तो क्या होगा, या पता नहीं जो मैंने सोचा है उस तरह से डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. एंड I was very worried. I went to my mother and I said कि you know मैं थोड़ा सा nervous feel कर रहा हूँ. तो अम्मा ने बड़ी सिंपल सी बात की. मेरी अम्मा बड़ी सादी सी है, लेकिन you know माओ को हर मसले का हल पता होता है. तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया तुझे, खा तो नहीं जाएंगे ना. मतलब गलत भी हो गया अगर तूने you know वहाँ पे ब्लंडर भी कर दिए तो so what worse can happen. And that instantly, you know, took off that burden off my shoulder. कि यार वाकई what worse can happen. Let's give my best. And you know, there are things that I cannot control. So why worry? I think किसी हद तक ईगो का भी फैक्टर होता है. मतलब क्योंकि अगर आपको किसी ब्लंडर से डर लग रहा है, इट इज़ योर ईगो जो कह रही है कि यार मैं तो हर्ट हो जाऊंगी. यहाँ पर आपको मतलब लोगों के सामने जाने से घबराहट हो रही है. So there is something about your ego. So do you think in the process you had to give up your ego or you have to dissolve it? 100%. मतलब मैं आपको एक अगर मेरा तरीका बताऊँ स्टार्ट करने का ट्रेनिंग्स, आई ऑलवेज से दिस दैट यू नो डोंट कंसिडर मी एज अ मास्टर. आई एम नॉट अ मास्टर एंड आई एम नॉट हेयर टू train you or to change you or I don't assume that you are not better yet and after this training you'll get better, but I'm here to explore with you together. Let's explore this whatever phenomena we are going to explore. For example, if it's about presentation or negotiations or sales particularly, let's explore like a curious little child what sales is. As a science, as an art, what is sales? So let's all together explore. So I tend to create that learning environment where everybody's open to be vulnerable and egos. जल्दी से उनकी वो ईगो वाली तो पहले तो मैं अपनी उतार देता हूँ ना कि भाई मैं कोई मास्टर नहीं हूँ. So you can expect me to do blunders. You can expect me to not have answers to all of your questions. So when I take off my hat and I expect them to be kids and to be 5, 6, 7 years old, then वो ईगो रेडिकेट हो जाती है और फिर लर्निंग कर्व आपकी स्टार्ट होती है. क्योंकि मेरे ख्याल में तो लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है अगर आपकी ईगो बीच में आ जाए. अगर आपको ये लगता है कि मुझे सब पता है तो फिर मतलब मर जाना चाहिए, फिर जिंदगी का मकसद ही नहीं है. अच्छा, दूसरी सिचुएशन होती है जो कि मतलब अभी आप बात कर रहे थे मोमेंट की, बार बार आप बात कर रहे हैं, तो आई ट्राई टू ब्रिंग माई सेल्फ टू द मोमेंट. अच्छा, एक तो ईगो वाला फैक्टर हो गया. दूसरा, अक्सर सर्कमस्टांसेस ऐसे होती हैं कि यार उधर ब्लंडर मारने की गुंजाइश नहीं होती, जिसकी वजह से एक पैनिक क्रिएट हो जाता है. फॉर इंस्टेंस, टेकिंग एन एग्जांपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, मैंने स्टार्ट की, हमारा आज थोड़ा ना टेक्निकल एक इशू आ रहा था कि वो मेमोरी कार्ड में कोई फॉल्ट था और आपको मैंने बताया कि यार 46 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती. अब मैं जब बैठा इस इंट्रोडक्शन देने के लिए तो मैं एकदम से इतना घबरा गया. मैंने कहा यार अब तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है और हमने 45 मिनट्स की अगर पॉडकास्ट करनी है तो आई हैव टू मेक नो ब्लंडर्स.
पहले भी मैंने इससे पहले भी इंट्रोडक्शंस दिए हैं, लेकिन इस वाले इंट्रोडक्शन में मेरा पसीना छूट गया. Right. तो हाउ डू आई फिक्स दैट? मतलब Right. आई हैव वन शॉट एंड आई हैव टू मेक इट राइट. Hmm. So how do I control my nerves in those situations? Every shot is your last shot if you think like that. You know, before every session or every podcast, there's a mentality called deathbed mentality. So एक वो मेरी बड़ी मजे की एक उस्ताद ने बात की, मैंने उनके सेशन में था, उन्होंने कहा कि यू नो सबसे बड़ा मूजी मर्ज ज़िंदगी इटसेल्फ है, कि जिसको लगी उस साले ने मरना ज़रूर है. ये ऐसा मर्ज है जिसको लगे उसने मरना ज़रूर है. So we are all going to die, number one. And this is the funny truth that we always turn our eyes shut towards. कि हमें नहीं realize होता कि हमने मरना है. So मैं ये एक mentality है जो मैंने अपने अंदर लाने की कोशिश की है कि whatever I do, I consider that this is my last shot. What if after this I'll be dead? So I want to give all my best to this particular shot, and that is what is in my control. Circumstances are not in my control. Something can happen and something will happen. मेमोरी कार्ड का कभी मसला आ जाएगा, कभी लाइट नहीं चल रही होगी, या मेरे कंट्रोल में ये है कि I can only give my best whatever I have. True. So I think every shot is your last shot. Yeah, मतलब for future I think इसके लिए तो मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि यार मतलब next time I sit down इसके बारे में पहले सोचूं स्टार्ट करने से पहले कि यार this is the only time I'm gonna do it. Yeah, because it tells me कि शायद मैं पहले उतना prepared होके नहीं आया था. मैंने कहा कि यार नहीं, 1.5 शॉट्स हैं वहाँ पे, कोई 5-6 शॉट्स करके हम कर लेंगे. हाँ, मतलब पहली दफ़ा अगर गलत भी हो जाता है इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज मतलब शुरू में ना थोड़ा होता है कि यार इसके ऊपर आपने अबूर हासिल करना है. तो पहले तो यही होता है कि चलो यार पहली दफ़ा ना हुआ तो दोबारा इंट्रोडक्शन दे देंगे, लेकिन दिस टाइम इट वाज लाइक यार इस दफ़ा ना हुआ तो मतलब काम ख़राब हो जाएगा. सो यार ठीक हो गया. अच्छा, अभी आप बताएं, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में आप आते हैं टीचिंग वाली साइड को छोड़ के, हाउ व्हाट ट्रेनिंग डू यू हैव टू गिव टू द पीपल? कि यार आप सेल्स बेहतर करने की ट्रेनिंग है या फिर मतलब उनको वैसी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ट्रेनिंग है? व्हाट ट्रेनिंग इज इट? So basically my expertise is soft skills. Soft skills में भी particular 2 main चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं ट्रेनिंग्स कराता हूँ. Number 1 is sales and second one is communication. Communication के अंदर अब one-on-one communication भी आता है, corporate communication भी आता है, पब्लिक स्पीकिंग भी आता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आता है. फिर सेल्स के अंदर सेल्स इटसेल्फ सेल्स, और उसके अंदर निगोशिएशन स्किल्स, सेल्स के अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल्स. सो मेनली देयर आर 2 areas on which I deliver training: sales and communication. Okay. पाकिस्तान में ट्रेनिंग का कल्चर, डू यू थिंक इट्स टेकिंग अ हाइप? पहले से बेहतर? अभी बहुत बेहतर है. मतलब आफ्टर कोविड या इवन प्री कोविड ये रियलाइजेशन आना शुरू हो गई थी कि हमने लोगों को ट्रेन करना है. क्योंकि पहले एक बड़ा अजीब किस्म का माइंडसेट होता था कि व्हाट इफ वी ट्रेन देम एंड दे लीव. कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी लोगों के ऊपर और मतलब हमसे ट्रेनिंग लेके कहीं और चले गए, क्योंकि हम रोक तो नहीं सकते किसी के साथ, हम ये तो नहीं कह सकते, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. या सो अब लेकिन एक और इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि व्हाट इफ यू डोंट ट्रेन देम एंड दे स्टे इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज द यूज ऑफ सच पीपल हु आर नॉट ट्रेन्ड and they are still in your organization for 17 years, let's suppose. Now you have that person who is not competent enough to do the job, but he is loyal. What is loyalty for if he cannot do the job? Exactly. Or it does not have that competency that it is required to do a certain job. Okay. So now people are understanding that human resources are actually our assets. They are not our liabilities. बेशक हम इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं सैलरी को, लेकिन इंसान जो है वो हमारा एसेट है. कंपनी इटसेल्फ तो कुछ नहीं है. मतलब फॉर एग्जांपल एक एप्पल एक ब्रांड नेम है, ब्रांड इटसेल्फ से जाके किसी ने हाथ नहीं मिलाना, हैंड शेक नहीं करना, उससे बात नहीं करनी. हाँ, उसका एम्प्लॉय जब किसी से मिलेगा, कोई कहीं पे सेल करने गया है, जिस भी मकसद से गया है, तो वो अपनी ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन होता है. सो जब कोई क्लाइंट उससे हैंड शेक कर रहा है, बेसिकली ही इज शेकिंग हैंड विद द कंपनी. और वो जो इंटरेक्शन उसकी बेसिस पे वो परसेप्शन बिल्ड करेगा ब्रांड की या कंपनी की, कि यार ये तो ऐसे हैं या ये तो ऐसे हैं, यू नो. सो फॉर दैट योर पीपल नीड टू बी ट्रेन्ड इनफ दैट they present whatever you want to present in front of people about your company. Okay.
अच्छा, पर्सनल ट्रेनिंग्स के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि मतलब हाउ इज़ इट डिफरेंट, और इसमें करते क्या आप? पर्सनल कोचिंग, हाँ, अच्छा, पर्सनल कोचिंग, Yeah. जैसे कि एक बंदा है, उसको कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, हम्म, वो आपका हायर कर लेता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो ये, और उसका तरीका क्या डिफरेंट कैसे है कॉर्पोरेट से? बेसिकली ट्रेनिंग और कोचिंग का सिंपल फार्मूला है कि ट्रेनिंग इज़ 1 to many एंड कोचिंग इज़ 1 to 1. ओके। सो कोचिंग में ये होता है कि वो ज़्यादा आप इन डेप्थ और ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस बंदे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ज़्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डायग्नोसिस होता है, उसके बाद फिर उसके साथ काफ़ी देर तक आप उसकी लर्निंग जर्नी के ऊपर उसके साथ रहते हैं एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. क्योंकि कोच का जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का है कि द अदर पर्सन गेट्स अकाउंटेबल टू द कोच. सो coach does not tells him that this is the way you should go, rather that person himself knows what is the way, but he needs an accountability partner who helps him to cover that journey, whatever is good for him. So coaching is अकाउंटेबिलिटी का मुझे नहीं समझ आया कि मतलब व्हाट इज़ द कोच अकाउंटेबल फॉर? right. accountable कोच ही होता है, कोच नहीं होता. अच्छा, राइट. कोच ही अपने आप को काउंटेबल ठहराता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बंदा हूँ जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ किसी कंपनी के अंदर, और मेरे नीचे 30 बंदों की टीम है और मैं बड़ा कॉम्पिटेंट था. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की कंपनी है तो मैं बड़ा अच्छा डेवलपर था, और मेरी स्किल की बेसिस, टेक्निकल स्किल्स की बेसिस पे मुझे भी सीनियर मैनेजमेंट के रोल तक मैं पहुंच गया हूँ, स्लाइडर तक मैं पहुंच गया हूँ. लेकिन अब इससे आगे जाने के लिए, क्योंकि अब मेरी कम्युनिकेशन मोस्टली सी स्वीट के साथ हो रही है, सो वहाँ पे थोड़ी सी कम्युनिकेशन में मुझे चैलेंज आ रहा है. मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ तो बड़ा अच्छा कम्युनिकेट करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा डेलीगेट कर लेता हूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इससे मज़ीद आगे जाने के लिए मुझे अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना पड़ेगा. अब ये रियलाइजेशन तो हो गई है, लेकिन अब दिन के इतने काम हैं, इतने और मसाइल हैं मेरी ज़िंदगी में, या मैंने खुद से बनाए हुए हैं. दूसरा कि यू डोंट गेट टू प्रैक्टिस ना, लेट्स से कि ऊपर हायरार्की से आपको बात करने में झिझक महसूस हो रही है, यू डोंट गेट अ चांस एवरी सिंगल डे ना. लेट्स से कि आपको हफ्ते में एक चांस मिलेगा. अगर तो रोज़ आप उनसे बात करें तो शायद आप खुद ही इंप्रूव कर जाए, लेकिन अगर आपको यू हैव वन शॉट इन अ मंथ और वन शॉट इन अ वीक, देन यू नॉट गोना परफॉर्म एट योर बेस्ट, राइट? सो फॉर दैट यू नीड अ पर्सन जो आपके साथ लग के आपको हेल्प करता है टू कवर अप दैट जर्नी. और वो फिर आपका वो जो आपने कहा कि कितने चांस से मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, 5 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे. सो वो जो 3 साल का सफ़र है वो शायद वो 6 महीने में कवर कर लेगा या 3 महीने में कवर कर लेगा. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कोचिंग है. या कोचिंग के अंदर सबसे ज़्यादा क्या इश्यूज आ रहे होते हैं? मतलब कॉन्फिडेंस, मतलब आई नेवर अंडरस्टूड व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस. मतलब आप मतलब if I look at you, मतलब I would say कि you sell confidence, right? Am I wrong? Yeah, नहीं, 100%. तो what is confidence? Alright, so confidence is a belief that I can perform any task, no matter the adversity. And then you come to the other question, what is belief? Yeah, so belief it's a very technical. देखो, कॉन्फिडेंस हमने ये नहीं कहा कि क्या मैं एबल हूँ या नहीं एबल हूँ एक काम करने के लिए. मैंने कहा कि मेरा ये अकीदा, मेरा ये बिलीफ कि मैं काबिल हूँ एक काम करने के लिए. ये मान लेना ना आप, ये जैसे आपको पता है कि यार लेट्स से कि मेरी बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, अगर कहीं मैंने जाना है तो इट्स गोना बी देयर. इसी तरह आपको पता है कि यार मेरे अंदर एक चीज़ है कि मतलब मैंने किसी टॉपिक पे जाके लेक्चर देना है तो आई कैन गिव अ लेक्चर और पीपल विल अंडरस्टैंड. अकीदा समझ आ गया. लेकिन हाउ डू यू बिल्ड दैट बिलीफ? मतलब किसी ने कॉन्फिडेंस देखा नहीं होता, कहीं पढ़ा नहीं होता, तो हाउ डू यू नो इंजेक्ट इनटू पीपल? राइट. सो नाउ nobody can inject any belief into you, number one. Right? So I always tell my clients, अक्सर अभी बल्कि 2 दिन पहले मुझे कॉल आई इसी तरह से, वो जो क्लाइंट बनने से पहले की जो कॉल होती है, कॉन्वर्सेशन होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, सेशंस में क्या होता है. तो उस बंदे ने मेरे से एक बहुत मोस्ट कॉमन सवाल किया मेरे से. उसने कहा कि क्या वाकई में चेंज हो जाता है बंदा या नहीं? क्या वाकई पॉसिबल है कि बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाता है? तो मैंने कहा अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई ऐसी मैजिक पिल है जो मैं आपको खिलाऊंगा और आप जो है एकदम से चेंज और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है. इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ओनली यू कैन डू दैट फॉर योर सेल्फ. आई विल हेल्प यू, आई विल शो यू द वे, या आई विल गिव यू द टूल्स एंड टेक्निक्स टू build that confidence. I cannot inject into you. So belief कभी भी मैं इंजेक्ट नहीं कर सकता.
हाँ मैं उसको एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ कॉन्फिडेंस। जब तक मैं देखो कॉन्फिडेंस की जो पीछे जो या बिलीफ की जो पीछे बुनियाद होती है ना, जिसके ऊपर बिलीफ खड़ा होता है, जो पिलर्स होते हैं, वो होता है कि मैं अपने आप को देखता कैसे हूँ। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर मैं समझा पाऊँ, ख़ासतौर पे इफ़ पीपल आर लिसनिंग टू मी, कि जो मेरी सेल्फ डेफिनेशन है, हाउ डू आई डिफाइन माई सेल्फ, उससे फिर मेरा बिलीफ बनता है। यू नो, इफ़ आई डिफाइन, अब वो जो डेफिनेशन है या वो जो बिलीफ भी इवन बना है, वो इर्द गिर्द बचपन से जो अपने बारे में मैं सुनता आया हूँ, लोगों के ओपिनियंस हैं मेरे बारे में, मुझे किसी उस्ताद ने कहा तू तो निकम्मा है, या वो सारी चीज़ें मेरे सब कॉन्शियस में बैठ रही होती हैं। सिंपल टर्म्स में सेल्फ इमेज और इनसिक्योरिटीज जिनको कहते हैं, क्या बच्चा सेल्फ इमेज पे हम रहते हैं सिर्फ, इनसिक्योरिटीज़ तो फिर उधर से बिल्ट होना शुरू होती है ना, या तो बिलीफ बनता है या तो फिर इनसिक्योरिटी उसके काउंटर पार्ट में बनती है। पहले तो ये है कि मैं अपने आप को देखता कैसे हूँ। हाउ डू आई सी नोमान, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नोमान, हाउ डू जैन सीज हिमसेल्फ in his subconscious. It's not for the sake of telling people. You know, Zan is a very intellectual. एक persona एक अलग चीज होती है, और अपनी आपकी अपनी जो self image, that's different. Persona जो मैंने लोगों के लिए कैरी किया हुआ है, what I tell people कि you know मैं तो बड़ा competent हूँ, जो मैं इंटरव्यूज में जाकर अपनी तारीफें सुनाता हूँ, वो नहीं, वो जो मैं रात को सोने से पहले, या वो जब मैं I'm all alone and there is nobody around me, how do I see myself? Do I see myself as a loser or do I see myself as a winner? If I see myself as a loser when I'm all alone, that is what my definition is, then that definition will become my belief, and that will handicap me to perform any bigger task that is larger than life, because I'll in the core of my heart I know that I'm not meant for this. You know, आप किसी बंदे से जो एक वाकई में ज़िंदगी में उसने कुछ अचीव नहीं किया, या जो I don't want to use bad words, लेकिन एक बंदा जो लेट्स सपोज वो नहीं कर पाया ज़िंदगी में, या ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी अ लूजर, उसके पास अगर आप जाएँ ना, उससे कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बताएं, आप कहें कि पता तुझे मतलब एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंड यू कैन अर्न मिलियंस एंड मिलियंस फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटी, ही कैन नॉट comprehend that opportunity in his mind. He cannot even comprehend it happening in his mind. If you tell him that you can own a big house or you can own a big car, he cannot even see it happening in his mind, because seeing is visualization is very important. For that you got to believe, right? You know, afterwards then you can visualize, and if you can see it, then you can make it happen in the real world. So what do you have, like a 10-step program or something like that? Just what tools or what program or what steps? For that you need to come in the coaching sessions. You need to pay. Basically I have the good part is that I have covered that journey myself, so I can relate with people a lot. So when people or underlying challenges सबके same होते हैं, सबके मसाइल ही होते हैं, और पहला एक महीना तो मैं I don't talk about public speaking and communication. और मज़े की बात है, मैं तो उन्हें कहता हूँ कि ये तो public speaking को तो मैं सिखा सकता ही नहीं है. Even though I charge for training people communication, public speaking skills, but I'll be very honest, nobody can teach you how to communicate. But you already know how to communicate, which is a good thing. Why? Because you know nature is very smart. नेचर ने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अंदर बिल्ट इन करके हमें भेजा हुआ है. जैसे मैं बतख की एग्जांपल देता हूँ. छोटा बतख का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो माँ आगे आगे जाती है, माँ पॉन्ड में छलांग लगाती है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे उसके पीछे डकलिंग्स भी जा रहे होते हैं, वो भी छलांगे मारते हैं पानी के अंदर. दे ऑल स्टार्ट्स टू स्विम. नाउ माई क्वेश्चन इज दैट यू नो those little ducklings who just came into this world, how on earth they know how to swim into water? I have taken so many classes. मैं कैरेट कॉलेज में हमें धक्के मार के उन्होंने पहले हमने कितने गोते खाए, उसके बाद हमने सीखा बटरफ्लाई, हाथ कैसे मारने हैं, पाँव कैसे मारने हैं, ऊपर कैसे फ्लोट करना है. बट these little ducklings they already knew how to swim. Why? Because that was their survival need. उन्होंने पानी पे रहना था, उनकी सर्वाइवल नीड थी. जो इंसान है, इंसान एज अ सोशल एनिमल. हम शुरू से हम जितना भी स्टोन एज तक भी चले जाए, हमने देखा है कि हम सारे हमेशा ग्रुप्स में रहते रहे. अकेले तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे. हम सर्वाइव कर भी नहीं सकते अकेले. इवन वेस्टर्न मॉडल ने काफ़ी साइलोज का कॉन्सेप्ट लेके आया है. इवन जापान में हमने देखा कि एक कॉन्सेप्ट आया मिनिमलिज्म का और साइलोज में रहने का, लेकिन उससे हमने देखा कि सुसाइड रेट कितने बढ़ गए और लोगों ने अपनी जानें लेना शुरू कर दिया आफ्टरवर्ड्स, और डिप्रेशन के कितने केसेस बढ़ गए. बिकॉज वी आर नॉट बिल्ट to live in silos or to live in isolation. We are built
to live in groups, to live among people. So for that there has to be communication. So we already know how to communicate. जब अल्फाज नहीं थे तब भी हम communicate कर रहे थे. जब हमारे पास ये कैमरा, ये माइक नहीं था, या ज़ुबानें नहीं थी, या टूल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी हम कम्युनिकेट कर रहे थे इमोशन से और आवाज़ें निकाल के या कुछ करके हम कम्युनिकेट कर रहे थे. सो ये हमें आता है. लेकिन मसला ये है कि जब हम नर्वस होते हैं तो हम भूल जाते हैं जो हमें ऑलरेडी आता है. सो यू नो आई हेल्प देम टू कम टू दिस रियलाइजेशन. तो पहले महीने में तो कोई इस तरह की पब्लिक स्पीकिंग वो टूल्स टेक्निक्स की बात नहीं होती. वो लेटर ऑन, ताकि हम उसको मज़ीद पॉलिश करें. आती तो है लेकिन उसको पॉलिश तो करना है ना. इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बिल्कुल उसे छोड़ दूंगा. सो आई नीड टू पॉलिश, आई नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ माई हैंड्स बेटर, आई नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ माई वॉइस बेटर, आई नीड टू लर्न हाउ टू यूज़ माई आइज बेटर, माई फेशियल एक्सप्रेशंस. सो वी कम टू दैट पार्ट लेटर, बट फर्स्ट we work on the psychology part. We learn on the self-image and confidence and every underlying issues that create major issues. अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग का मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देखूं तो यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले कॉलेज लाइफ में स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते थे, बट नॉट एवरीबडी कुड पार्टिसिपेट. लाइक कुछ होते थे, चाहिए थे, वो टीचरों की नज़र में होते थे एंड दे वुड गो. उसके अलावा एक मॉर्निंग असेंबली होती थी जिसके अंदर बारियां लगती थी सबकी, और शायद आपकी 2-3 महीने बाद बारी आ जाती थी और आप डंडी मारना चाहो तो डंडी मार सकते थे. कि हमारे तो उधर कॉलेज में सिक भी होता था, बीमार बन के बैठ जाओ. सो मेरे ख्याल में 10 साल में मैंने कोई 1 या 2 दफ़ा ना असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. उसके अलावा आई नेवर गॉट अ चांस. सही है. डू यू थिंक कि यार कम्युनिकेशन जितना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इसको प्राइमरी या फिर सेकेंडरी लेवल पे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सिलेबस के अंदर, या फिर एक करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए? अगर येस तो किस स्टेज के ऊपर इट वुड बी मोर इफेक्टिव? मतलब इस पे तो कोई ये तो सवाल ही नहीं बनता. मतलब 100%. एटलीस्ट अगर करिकुलम का हिस्सा ना भी बनाए तो हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें शुरू से ही जिसमें लोगों को हम कस्टम करें कि वो लोगों के सामने जाके बोलें. क्योंकि एक बहुत जिससे वो मसल मेमोरी भी बनती जाती है ना विद पैसेज ऑफ टाइम. टीचिंग मॉडल आप अपने अपडेट कर लें. या टीचिंग मॉडल अपडेट करें जहाँ पे हम इंटरेक्टिव मॉडल लेके आएँ, जहाँ पे लोग आके उसके ऊपर किसी टॉपिक के ऊपर बहस कर रहे हैं. लोग अकस्टम हो रहे हैं कि मैं लोगों के सामने, मल्टीपल पब्लिक के सामने मैं कैसे अपने ओपिनियन को रखता हूँ, पेश करता हूँ. यू नो, बिकॉज चैलेंज जो होता है कि मेरे दिमाग में तो बड़ा खूबसूरत इमेज बना हुआ है, बड़ी अच्छी मैंने सोचा हुआ है ये बोलना है और मुझे खुद बड़ी अच्छी क्लैरिटी है, बट व्हेन आई ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ पीपल, मतलब व्हाट इज दिस, ये तो क्रैप है, मतलब ये तो वो नहीं था जो यहाँ पे था. सो मैं तो अकस्टम नहीं हूँ ना कि मैं लोगों के सामने किस तरह से अपनी बात को, अपने ओपिनियन को रखना है. तो अगर वो वहीं से प्रैक्टिस अगर शुरू हो जाती, कोई इस तरह का, वही बात है कि करिकुलम का हिस्सा बेशक ना बनाए, वो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट फॉर टीचर्स हु आर लिसनिंग दे कैन मेक द, बिकॉज अब तो देखें अटेंशन स्पैन हमारा, अब तो वो मैं पढ़ रहा था कि नहीं सेकंड्स का, 8 सेकंड से भी कम ह्यूमन अटेंशन स्पैन है. अब पहले गोल्ड फिश वॉज द वन जिसका लीस्ट अटेंशन स्पैन था, हमने उसको भी क्रॉस कर लिया. अच्छा, ये अभी इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी एवोल्यूशन हो रही है. और अब चूंकि सोशल मीडिया आपने देखा, रील्स का ज़माना है, टिकटॉक का ज़माना है, उसमें शॉर्ट कंटेंट आ गया है. मतलब हम भी इसी काम में आए थे, मुझे लोग कहते हैं यार 1 मिनट की ना बनाना, 30 सेकंड की रील बनाना, क्योंकि 1 मिनट भी लोग नहीं देखते. और उस जनरेशन को आप बिठा के 1 घंटे का वन साइडेड लेक्चर दे रहे हैं. देयर इज़ नो वे कि वो उससे कोई फ़ायदा हो रहा होगा. मतलब ये तो जुल्म कर रहे हैं आप उन्हें 1 घंटा 1.5 घंटा बिठा के वन साइडेड एक आपने लेक्चर तैयार किया हुआ है. और यहाँ पे टीचर्स का भी बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो टीचिंग प्रोफेशन है उसको कभी भी पैशन के तौर पे नहीं लिया गया. मतलब मेरे जितने भी टीचर्स, कुछ टीचर्स को छोड़ के, और वो जो कुछ हैं उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उनको छोड़ के मोस्ट ऑफ द टीचर्स were teachers because they couldn't find any other opportunity. So the last chance was, या वो जो एक साइड पे आपने बैकअप ऑप्शन रखा हुआ है ना, वो टीचिंग बन जाते हैं. तो अब मैं सिर्फ, मुझे पता है कि मैंने करिकुलम, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, वो कोर्स कवर करना है, और जाके प्रिंसिपल को मैंने रिपोर्ट करना है या जो भी डीन को रिपोर्ट करना है. अब मैं उससे के लिए बच्चों को 1.5 घंटा बिठा के बस मैं उनको घुसेड़ रहा हूँ कि बस मेरा काम था, मेरा फ़र्ज़ था, मैंने तुमको ये पढ़ा के चले जाना है. लेकिन मतलब इतना जुल्म हम कर रहे हैं
उस उन छोटे यंग माइंड्स के साथ कि हम उनको इवॉल्व ही नहीं होने दे रहे। वो आप बैठे हुए पता नहीं किस दुनिया में वॉन्डर कर रहे होंगे वहाँ पे, और एंड दे नॉट यूटिलाइजिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ दोज माइंड्स, क्योंकि वो टाइम था जब उसने इवॉल्व होना था ब्रेन में, और हमने वहाँ पे उस एवोल्यूशन को रोक के हमने बस उसे कहा कि तुमने हम डिलीवर करेंगे, घर जाओ। फिर वो बेचारा ट्यूशने जा रहा होता है, वो उसको कोई वहाँ पे तो कुछ समझ आती नहीं है 1.5 घंटे में, वो ट्यूशन जाता है, ट्यूशन वाली बाजी फिर उसे कहती है बैठ के तुम क्रैम करो, वो फिर बैठ के क्रैमिंग करता है, फिर एक पर्चा आता है, उस पर्चे पे जो उसने दिमाग में याद किया उसने वो लिख देना। अब लर्निंग कहाँ पे हो रही है? In whole process of schooling, where is the learning happening? The only thing that is happening is that I have to memorize a few words and I have to remember them, store them here, make sure that I don't skip them or lose them, and then a paper comes in front of me and I have to write everything down. मतलब how sad is it? Exactly. अच्छा, एजुकेशन के ऊपर हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन आई थिंक एजुकेशन से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा प्राइमरी जो फंक्शन है वो फैमिली का होता है सोशलाइजेशन के अंदर। और अगर कम्युनिकेशन की पूरी बात करें तो आई थिंक एक बच्चे का जो फैमिली का इन्वायरमेंट है दैट वुड बी अ ग्रेटर फैक्टर देन एजुकेशन, या उसकी क्लासरूम में क्या हो रहा है। तो हाउ कैन पेरेंट्स इम्प्रूव कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन? क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ है, माँ बाप भी गए होते हैं आगे पीछे, तो मतलब डू यू थिंक कि पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर देयर आर सम थिंग्स, मतलब कोई चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं और जिनको हम इम्प्रूव किया जा सकता है? बहुत कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है, और ना कि पेरेंट्स बल्कि हमारे जितने भी जो हमारा पूरा सोशल सर्कल होता है, जो जिसमें हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, जिसमें हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि आफ्टर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल एंड understanding why people go through this difficulty या this challenge, I realized कि इसमें जो social interaction है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे वो जो हमने शुरू में इनसिक्योरिटी की बात की, उस इनसिक्योरिटी को पैदा करने में बहुत बड़ा रोल हमारे social interaction का होता है। हमें अंदाज़ा भी नहीं है ज़हन कि हम कुछ जुमलों से अगले बंदे के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। हम कुछ सख्त जुमलों से अगले बंदे की पूरी पर्सनालिटी का सत्यानाश कर देते हैं। हम उसको ये जो टाइटल या उसको कोई टैग दे देना, उसको कह देना कि तुम निकम्मे हो, दैट स्टेटमेंट इटसेल्फ हैज़ सच अ बैड इम्पैक्ट ऑन हिज सेल्फ इमेज दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट। हम जान के हमें तो पता नहीं क्या मस्ती है कि हम जान के लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को छेड़ते हैं। मतलब मैं किसी रिलेटिव से मिला हूँ 1 महीने बाद, तो मैं उसे कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, वो सलाम का जवाब देने से पहले कहेगा यार मोटा हो गया तू, काफ़ी मोटे हो गए हो, या वही तुम्हारे तो बिल्कुल बाल बिल्कुल गिर गए तुम्हारे तो, या यू नो समथिंग लाइक दैट। अब यार ये किस तरह का कलर पहना तुमने, वही तो जगुआ बन गया, जोकर लग रहा है। यू नो नाउ that one statement had such a huge impact on that person that you have no idea. वो जिस शर्ट की आपने उस तजलील कर दी है ना, वो दोबारा शायद कितने महीने उस शर्ट को पहनेगा ही नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं तो इसमें अच्छा नहीं लगता हूँ। और वो वॉशरूम में गया होगा, यकीन मानो, उसने जाके देखा होगा और कहा होगा यार वाकई यार ये मैं क्या पहन के आ गया। और जिस भी वो फंक्शन में आया था ना, वो फंक्शन सारा आपने उसका तबाह कर दिया, पूरा दिन आपने उसका ख़राब कर दिया, जस्ट विद दैट वन स्टेटमेंट। और जिसको आपने कह दिया मोटा, वो बेचारा उसको पता है उसका क्या वजन है या वो कितना मोटा हो गया, या व्हाटएवर इज हैपनिंग। मतलब जो बंदा अपनी बॉडी खुद कैरी कर रहा है, ही इज मोर कॉन्शियस ऑफ हिमसेल्फ देन एनीबॉडी एल्स। व्हाई ऑन अर्थ यू नीड टू टेल हिम, और यू नीड टू यू नो उसकी उन इनसिक्योरिटीज़ को छेड़ना, व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? ऑन द अदर हैंड, इफ यू से फ्यू गुड वर्ड्स, that's what I was going to talk about. मतलब आप एप्रिसिएशन शुरू कर दें। एप्रिसिएशन तो हम करते ही नहीं, पता नहीं। और एंड ह्यूमंस, हमारा फ्यूल एप्रिसिएशन, हमारा फ्यूल है। वी नीड एप्रिसिएशन। हम ख़त भी कराते हैं ना, नहीं तो हमें होता है कि यार कोई नोटिस तो करे कि मैंने ख़त कराई है, और कोई सिर्फ एक्नॉलेज कर दे। मैं अप्रिशिएट तो नेक्स्ट स्टेज है ना, मैं कहूँ ना जहन, मतलब तू डिफरेंट लग रहा है, खत कराई है तूने, बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐड कर। अच्छा छोड़ दे, अच्छा ठीक है, अच्छा छोड़, एक्नॉलेज कर ले यार तूने खत कराई है बड़े यार। अब मैं कहूँगा अच्छा मतलब नोटिसेबल है यार, तू फ्रेश लग रहा है, तूने हेयर कट कराया है रिसेंटली, तो I'll be so happy that you know somebody noticed. Yeah, I've done a little extra effort. I put मैंने जो है पॉकेट स्केयर रखा, या मैंने कोई अच्छी आज फंकी टाई पहन ली है, एंड यू अप्रिशिएट दैट, दिस टाई लुक्स नाइस ऑन यू. Now I have done a lot of effort to go to a shop and
from all the ties, I Yeah. picked this one, and somebody, you know, appreciated that. And that gave me a lot of confidence. Yeah. So as parents and as even you know, normal human beings, we need to appreciate more Yeah. and you know, say good things about Yeah. people. I think we should not only appreciate for the sake of other person, but I think for your own sake as well. क्योंकि कहीं ना कहीं जो appreciate करने वाला बंदा होता है ना, उसको भी इत्मीनान मिल रहा होता है. मोर यूर पॉजिटिव, क्योंकि अप्रिशिएट करने के लिए यू हैव टू कीप एन आई ओपन ना. हमारे एक आंख खुली है जो कि नेगेटिविटी देख रही है, जो कि मतलब स्ट्रेस देख रही है, प्रॉब्लम्स देख रही है. लेकिन इफ़ यू बेशक वॉलंट्री, शुरू में आपने वॉलंट्री तौर पे मतलब आपको अपने आप को लेके जाना है, क्या नहीं, आई हैव टू अप्रिशिएट थिंग्स इन पीपल, तो यू विल हैव टू ओपन अनदर आई इनसाइड यू. Yeah. और वो आंख वो होगी जो पॉजिटिविटी देखती है, जो अच्छाई देखती है. Yeah. और अल्टीमेटली आई थिंक वो आपको ही बेनिफिट कर रही होती है. जो अप्रिशिएट बंदा कर रहा है उसी को बेनिफिट कर रही होती है. Yeah. और ये रिवर्स भी है. Yeah. बजाय एक तो ये एंगल है ना कि आप जब करते हैं अप्रिशिएट, उसके बाद आपको अल्टीमेट फ़ायदा होता है. Yeah. लेकिन अप्रिसिएशन से भी पहले हमने देखो, बैड कमेंट्स कौन पास करता है वो, और ये उनके लिए भी है कि जिन लोगों पे बैड कमेंट्स अगर पास होते हैं तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस तरह की अगर उसका कोई रवैया है या वो इनसिक्योरिटीज़ को छेड़ता है या उसके बारे में बात करता है या यू नो बुरे कमेंट्स देता है, Yeah. तो दैट पर्सन इज़ ओनली डूइंग दैट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बिकॉज ही इज़ इनसिक्योर विद इन हिमसेल्फ और Yeah. हर सेल्फ. Yeah. सो हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं. Yeah. So before Zan says कि मेरे अंदर कोई मसला है, I'll say it to him first. Yeah. You know, I'll take the lead. Yeah. And I'll push you down. Yeah. And then you will be so indulged within your insecurity that you won't be able to say anything to me. Yeah. So only a damaged person can cause damage. True. A person who is filled with self-love and Yeah. who knows that I'm enough, Yeah. who knows that, you know, I am complete in the way I am, he always be appreciating other people, because if I have love within me, Yeah. all I can give is love. If I have insecurities within me, all I can transfer to you is insecurity. Yeah. So for that, I need to be very comfortable in my skin. I need to sit with myself and I need to appreciate myself first. Yeah. You know, क्योंकि अभी अगर मैं एक बलून में हवा भरूंगा और उसे सुई मारूंगा तो अंदर से पानी नहीं निकलेगा, हवा ही निकलेगी, क्योंकि अंदर हवा है. Yeah. सो मेरे अंदर अगर अप्रिसिएशन है अपने लिए या लव है अपने लिए, तो वही फिर निकलेगा लोगों के लिए भी. True. अच्छा, आई थिंक चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है ना, मतलब फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड कम्युनिकेशन एंड अप्रिशिएशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि एक बंदे की ज़िंदगी की वजह से, मतलब एक बंदे को जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से कहीं ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट हो रही होती हैं. एंड वाइल यू वर टॉकिंग आई हैड दिस एग्जांपल ऑफ बुलीज एट स्कूल और कॉलेज लेवल, राइट. स्कूल लेवल पे बुली होते ही होते हैं, और उनका भी यही मसला होता है. मतलब उनकी जिस बच्चे को घर से प्यार नहीं मिल रहा है, अप्रिशिएशन नहीं मिल रही, इट्स वेरी लाइकली कि ही इज़ गोना टर्न इनटू अ बुली. और वो जो बुली बनेगा वो दूसरों को पोक करेगा, दूसरों को पॉइंट आउट कराएगा, और मतलब उनकी चीज़ उनको डैमेज करेगा और अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए. सो आई थिंक it all starts from the family. और the communication that we are talking about. The first step is कि यार हम लोग फैमिली बच्चों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें. बच्चों को चाहिए कि पेरेंट्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें. उसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम. टीचर्स को चाहिए कि यार इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं जिसके अंदर लोग आपस में एंगेज कर रहे हैं, कोलैबोरेशन को ज़्यादा प्रमोट करें, कंपटीशन को थोड़ा उसकी तरफ से हाथ होला रखें. उसके बाद आई थिंक अगर इस तरह की हम काम शुरू कर देते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल पे आगे इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी हम अभी ज़रूरत है हमें. क्योंकि हमारे तो एम्प्लॉयज़ एबल ही नहीं है कि यार वो अपनी बात को अच्छी तरीके से कन्वे कर सकें. सो आई थिंक इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. आई हैड टू कंक्लूड बिफोर द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. हमारा तुम्हें पता है कि यार 45-46 मिनट्स का मार्क था. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल पॉडकास्ट. और बस मेरे दिल में अभी तक वही मलाल रह गया कि यार काश ये थोड़ा सा इशू ना होता और ये मतलब 1.5 घंटे की पॉडकास्ट होती एटलीस्ट, तो इट वुड हैव बीन फन. लेकिन आई होप यू कैन कम अगेन. आई वुड लव टू हैव यू अगेन इंशाल्लाह. तो इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप
watching Pakistani